नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूं आपका पीसीएस क्लासेस पर। आज हम इकोनॉमिक्स की सेकंड वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम दो कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं। एक कंसेप्ट होगा डिमोनेटाइजेशन यानी मुद्रा के विमुद्रीकरण यानी करेंसी को बंद करने के लिए विमुद्रीकरण के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, विमुद्रीकरण। और दूसरी तरफ हम बात करने वाले हैं रीडिनोमिनेशन की। रीडिनोमिनेशन यानी जो पूर्ण जो मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, पूर्व मूल्यांकन। पूर्व मूल्यांकन की बात हम करेंगे इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो अब ये दोनों कंसेप्ट होते क्या हैं, इनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो आपको मोस्ट ऑफ हर जगह मिल जाएगा। यूट्यूब पे आपको हर जगह सीखने को मिलेगा, लेकिन रीडिनोमिनेशन का जो कंसेप्ट है वो स्पेशली एचसीएस और यूपीएससी के लिए या किसी स्टेट सिविल सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, और इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। दोनों टॉपिक्स को आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिमोनेटाइजेशन की। डिमोनेटाइजेशन का मतलब मैंने आपको बता दिया है, विमुद्रीकरण। ठीक है, इसमें होता क्या है, हम होलसेल तरीके से मतलब पूरी तरीके से विड्रॉ कर देते हैं करेंसी को। जितने भी करेंसी के नोट्स हैं जो सर्कुलेशन में है, जो एक्चुअली में चल रहे हैं, उसको पूरी तरह डिमोनेटाइज कर देते हैं, उनका विमुद्रीकरण कर देते हैं। तो ये विमुद्रीकरण होता क्या है, देखो बेसिकली क्या है कि जो नोट्स हमारी करेंसी में अभी काम कर रहे हैं, हम उनको चलन से बाहर करते हैं। यानी अब वो सिर्फ एक कागज रह जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी को बाहर कर देते हैं। कुछ एक्ट्स हैं जिनके मुताबिक हम उनको स्पेशल रिसर्च पर्पस के लिए या म्यूजियम में किसी संभालने के लिए तौर पे रखते हैं, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। इसके अलावा बाकी सब पैसा हम चलन से बाहर कर देते हैं, जिसको डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। डिमोनेटाइजेशन को दूसरे अर्थ में समझे तो हम कह सकते हैं कि जो मनी सर्कुलेशन में है, जो मनी सर्कुलेशन में है, वो अब से कोई किसी प्रकार का लीगल टेंडर नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ वर्ड एक आता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब क्या होगा, तो बेसिकली हम स्टार्टिंग कर रहे हैं लीगल टेंडर से और डिमोनेटाइजेशन में पढ़ रहे हैं लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर वो पैसा होता है जिसको, या वो मनी जो आप अगर किसी व्यक्ति को देते हैं आपका उधार सेटल करने के लिए या डेब्ट सेटल करने के लिए, तो वो उससे इनकार नहीं कर सकता, उस आपको मना नहीं कर सकता कि ये पैसे मैं नहीं लूंगा। ठीक है, ये होता है लीगल टेंडर। और डिमोनेटाइजेशन के कंसेप्ट में अगर हम फिर ओवरऑल डेफिनेशन की बात करें, तो ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर नोट्स को सीज कर दिया जाता है, बाय विच डिमोनेटाइज्ड नोट्स सीज टू बी एक्सेप्टेड एज लीगल करेंसी फॉर एनी काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन। यानी अब किसी भी रूप की जो ट्रांजेक्शन होंगी, किसी भी टाइप की जो ट्रांजेक्शन होंगी, उनके अंदर ये करेंसी वैलिड नहीं रहेगी। ठीक है, प्रीवियसली इंडिया में ऐसा 3 बार हो चुका है, 1946 में, 1978 में, और उसके बाद 2016 में। देखिए, अब डिमोनेटाइजेशन की बात करते हैं तो लेटेस्ट हमारे दिमाग में 2016 वाली आती है। 2016 में हमारे प्राइम मिनिस्टर थे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने 500 और 1000 के नोट्स को बैन किया था। अब उसके बाद ये जो पिक्चर शो कर रही है, इसके अंदर वो कह रहे मूंगफली वगैरह चने वगैरह खा रहे हैं लोग 500 और 1000 के नोट में, क्योंकि ये जस्ट अब एक पेपर है। इस पेपर से ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब ये चलन में नहीं है, इनको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये कोई लीगल टेंडर नहीं है। डिमोनेटाइजेशन का अर्थ यही होता है कि अब करेंसी जो है सर्कुलेशन में नहीं आ सकती, किसी प्रकार की ट्रांजेक्शन में यूज नहीं हो सकती। ठीक है, उम्मीद है आप डिमोनेटाइजेशन का मतलब समझ पाए होंगे। अब डिमोनेटाइजेशन के कंसेप्ट को हम दो हिस्सों में बांट देते हैं, एक बिफोर इंडिपेंडेंस और एक आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्योंकि पहली बार जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो 1946 में हुआ था, जब हम भारत देश आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, उस समय हमने 1000 और 10,000 के दो करेंसीज के नोट्स को बैन किया था, डिमोनेटाइज किया था, और आगे चलने से जो इसके ट्रांजेक्शन में यूज में लेने से मना कर दिया था। ठीक है, लेकिन आगे चल के इसका कोई खास इम्पैक्ट हुआ नहीं, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंस लेता है 1947 में, इंडिया आजाद हो जाता है, उसके जस्ट बाद 1954 में दोनों करेंसीज को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। यानी 1000 वाले नोट को भी और 10,000 वाले नोट को भी दोबारा इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। और साथ ही साथ एक 5,000 का ये वाला एडिशनल नोट, ये 5,000 का नोट है, इसको फिर से इसको भी साथ में लॉन्च कर दिया जाता है। ये कब किया जाता है, 1954 में।
दोनों करेंसीज को दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाता है 1954 में, और इस हिसाब से ये करेंसीज के फिर से 1000, 5000 और 10,000 के 3 नोट आ जाते हैं। उसके बाद इंडिपेंडेंस के बाद की बात आती है, टाइम आता है 1978 में। मोरारजी देसाई हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, और जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी। सेकेंड टाइम इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, और 1000 का, 5000 का और 10,000 का जो तीनों नोट 1954 में दोबारा चलन में आए थे, उन तीनों नोट्स को दोबारा बंद कर दिया गया। ठीक है, तीनों नोट्स को दोबारा बंद कर दिया गया, 5000 का और 10,000 का और एक 1000 वाला भी, ये तीनों ही नोट्स बंद कर दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट ये देखिए उस समय की जो कुछ न्यूज की मैंने क्लिप्स लगाई हैं, जिसके अंदर 1000 से ऊपर के जितने भी नोट्स थे उनको डिमोनेटाइज किया गया था। ठीक है, और 5000 के उसके बाद 5000 के नोट को बंद किया गया, साथ साथ में 10,000 के नोट को भी बंद किया गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद फिर से डिमोनेटाइजेशन का एक दौर आता है। 8 नवंबर 2016 का समय आता है। शाम के समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 1000 और 500 दोनों नोट्स को पूरी तरह बंद कर देते हैं, बैन कर देते हैं, और कहते हैं कि अब से ये जो पैसा होगा वो लीगल टेंडर नहीं होगा। इनकी स्पीच में भी ये वर्ड यूज किया गया था कि अब से जो 500 और 1000 के नोट्स होंगे ये लीगल टेंडर नहीं होगा। अब लीगल टेंडर का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि किसी भी प्रकार के डेब्ट को, यानी उधार को सेटल करने के लिए इन पैसों का यूज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो 500 और 1000 के नोट्स पे फिर से डिमोनेटाइजेशन होता है, यानी इनका विमुद्रीकरण कर दिया जाता है, और आगे चल के फिर से नोट दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाता है 500 का एक नए रूप में, और साथ में 2000 रुपए का नोट फिर से इंट्रोड्यूस किया जाता है। 1000 रुपए का नोट अभी भी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, क्योंकि नोट्स पे हमने आपने फोटो देखी होगी महात्मा गांधी की, जिन्हें महात्मा गांधी सीरीज के नोट्स कहा जाता है। महात्मा गांधी के जो सीरीज के नोट्स थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी को मनाते हुए 1969 में, जब उनके जन्म को पूरे 100 साल हो जाते हैं, उनकी याद में 1969 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट चलाए जाते हैं। उससे पहले महात्मा गांधी की जो फोटो है वो नोट्स पे नहीं होती थी। ठीक है, नेक्स्ट इज जो 500 और जो 10,000 का नोट था, इसको सबसे पहले 1934 में और 1938 में लॉन्च किया गया था। सबसे पहले 500 और का जो नोट था 1934 में, और 10,000 का 1938 में लॉन्च किया गया था। इसी के साथ 1000 रुपए वाला नोट भी 1938 में ही लॉन्च किया गया था। चलिए अब ये कहते हैं कि जब बात करते हैं हम कि जो भी करेंसी है वो डिमोनेटाइज हो जाती है। ठीक है, डिमोनेटाइज हो जाती है, तो वो उस करेंसी को कौन करता है, डिमोनेटाइज करता कौन है? अनाउंसमेंट तो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री जो हमारा नोटिफिकेशन जारी करता है, और वो नोटिफिकेशन देता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को, और वो आगे चल के फिर डिमोनेटाइजेशन करते हैं, जिसके अंदर बैन किया जाता है स्पेसिफाइड बैंक नोट्स को। ठीक है, एसबीएन यानी स्पेसिफाइड बैंक नोट्स। और ये 8 नवंबर 2016 को जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स था, इसने महात्मा गांधी सीरीज के 500 और 1000 के नोट्स को बैन किया था। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग एक एक्ट है स्पेसिफाइड बैंक नोट्स सीजन ऑफ लाइबिलिटीज एक्ट 2017, 2017 में ये एक्ट बना है, जिसके अकॉर्डिंग जो नोट था जिसपे लिखा होता था आई प्रॉमिस टू पे, जो कि ओल्ड नोट्स हैं, अभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, उन्हें सिर्फ रिसर्च और न्यूमिस्मैटिक्स और म्यूजियम्स के तौर पे रखा जाएगा। ठीक है, न्यूमिस्मैटिक्स में हम रिसर्च करते हैं, न्यूमिस्मैटिक्स में हम रिसर्च करते हैं, और साथ साथ म्यूजियम्स में बच्चों को दिखाने वगैरह के लिए कि हमारे पास कभी ऐसे नोट्स भी होते थे। ठीक है, और वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में, ऐसे नहीं कि जितने मर्जी चाहो रख लो, एक लिमिटेड अमाउंट में फिक्स किया जाता है कि उस अमाउंट में हम उन नोट्स को रख सकते हैं, उसके अलावा नहीं रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है पूर्व मूल्यांकन का है। इसके अंदर हम इसे रीडिनोमिनेशन कहते हैं। रीडिनोमिनेशन जस्ट एक कंसेप्ट है। ठीक है, नीड डिनोमिनेशन जस्ट एक कंसेप्ट है, क्योंकि इसका ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। कई बार क्या होता है, सपोज कीजिए कि करेंसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो गई है, वेरी हाई इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई है,
ठीक है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? महंगाई। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब कहने का मतलब इकोनॉमिक टर्म में हम हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। हाइपर इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। ठीक है। जो इन्फ्लेशन है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। उस हाइपर इन्फ्लेशन के समय सपोज कीजिए कि आप 10,000 रुपए दे रहे हैं और एक ब्रेड का पैकेट आ रहा है। आप एक 10,000 रुपए दे रहे हैं और एक ब्रेड का पैकेट आ रहा है। तो इस समय क्या करती है जो गवर्नमेंट होती है वो रीडिनोमिनेशन करती है। एक नई करेंसी नए नाम से इंट्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, इंट्रोड्यूस की जाती है और इंट्रोड्यूस करके उस करेंसी की वैल्यू पुरानी करेंसी के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। सपोज कीजिए एक नई करेंसी आ जाती है एक्स। ठीक है, सपोज कीजिए एक नई करेंसी आ जाती है एक्स, और उस एक्स को एक एक्स के बराबर कह देते हैं कि जो पुराने 100 रुपीज है। ठीक है, पुराने 100 रुपीज है। तो उस एक एक्स में अगर उस एक एक्स को देने से 100 रुपीज का है, तो यानी अब वो जो ब्रेड होगी वो 100 रुपए में आ जाएगी। तो ये तरीका होता है रीडिनोमिनेशन का। यहाँ पे मैंने जो पिक्चर्स लगाई इसमें देखो कि क्या करते हैं, वो जीरोस को ड्रॉप करते हैं। ठीक है, और करेंसी का नाम चेंज करते हैं। ये डीमोनेटाइजेशन से पूरी तरह एक अलग कंसेप्ट है। क्यों अलग कंसेप्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हम किसी तरह की करेंसी को बैन नहीं कर रहे। हम किसी को मतलब ट्रांजिशंस रुकवा नहीं रहे हैं, करेंसी को चलन से बाहर नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ उसके जीरोस को ड्रॉप कर देते हैं और नेम चेंज कर देते हैं करेंसी। यहाँ जो पुरानी करेंसी होती है वो इंस्टेंटली ऐसे डिक्लेयर नहीं करते कि इलीगल है, या विड्रॉन नहीं करते सर्कुलेशन से। वो चलती रहती है, लेकिन साथ के साथ आने वाले 5 से 7 साल में वो धीरे धीरे चलन से अपने आप ही बाहर हो जाता है। ठीक है, और हाई इन्फ्लेशन के दौरान ये किया जाता है। जो ओल्ड करेंसी है उसको अलाउ किया जाता है कि भाई साइड बाय साइड काम कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास पुरानी करेंसी में 10,000 रुपए हैं तो आप एक ब्रेड का पैकेट ले लो, लेकिन अगर नई करेंसी में आपके पास सिर्फ मतलब कहने का मतलब अगर 100x की वैल्यू की जो चीज है वो है, तो आप वही एक ब्रेड का पैकेट ले सकते हैं। ठीक है। अब पीपल जो ये दिया जाता है, ये ऑप्शन क्यों दिया जाता है? ताकि हम नई करेंसी पे स्विच कर सकें। क्योंकि हाई इन्फ्लेशन की वजह से करेंसी में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती हैं। लोगों के पास एक समय पे बहुत ज्यादा कैश कैरी करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि 10 लाख रुपए देके तो आपको एक सिर्फ ब्रेड का पैकेट ही मिलेगा। तो आपको किसी बैग में डाल के पैसे लेके जाने पड़ेंगे बजाय एक पर्स में। वहीं पे अगर आपको एक नई करेंसी का अल्टरनेट मिल जाता है, जो एक छोटी करेंसी बड़ी करेंसी के इक्विवेलेंट बना दी जाती है, तो हम धीरे धीरे उस नई करेंसी पे स्विच कर जाते हैं। और इससे आपकी आपको ज्यादा बड़े नोट कैरी नहीं करने पड़ते। ठीक है। तो डिनोमिनेशन को कंसीडर किया जाता है डिमोनेटाइजेशन से पूरी तरह ये अलग है। ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं कि क्या ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। जो रीडिनोमिनेशन है या पूर्व मूल्यांकन जो हम पैसे का कर रहे हैं, क्या ये इकोनॉमी में जो हायर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है उसको फिक्स कर देता है? नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को बिल्कुल फिक्स नहीं करता है। बिकॉज ये सिर्फ एक वैल्यू नई करेंसी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अलग नाम से, और वो कहते हैं कि हम पुरानी करेंसी के बड़ी वैल्यू के इक्विवेलेंट में इस छोटी करेंसी को दे रहे हैं। सिर्फ इतना सा है। इससे कोई सप्लाई ऑफ गुड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डिमांड एज इट इज रहेगी। डिमांड में कोई मतलब कमी नहीं आएगी, क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बढ़ रही है। ठीक है। वहीं पे परचेजिंग पावर सेम रहेगी, क्योंकि अभी पहले आपको 10,000 रुपए में एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा था। एक ब्रेड का पैकेट मिल रहा था। वहीं पे आप 10,000 की बजाय अब पहले इस 100x जो करेंसी हमने मानी थी उसको ले जाओगे, एक्सचेंज कराओगे, बदले में 100x लेके आओगे, फिर वो ब्रेड खरीद पाओगे। यानी एक बार तो आपको वही पैसा देना पड़ रहा है ना। तो आपकी परचेजिंग पावर भी नहीं बढ़ रही है। यानी परचेजिंग पावर का मतलब क्या है? कि आप कितने पैसे में कितना सामान खरीद सकते हो। ठीक है। और परचेजिंग पावर भी बिल्कुल एज इट इज सेम रहती है। तो इस हिसाब से ये इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल नहीं करता है, जस्ट एक रिमार्क होता है कि हाँ, इकोनॉमी को थोड़ा बेहतर ढंग से चलाया जा रहा है। ठीक है। चलिए, ये दो कंसेप्ट थे आज जो हमने सीखे। एक है डिमोनेटाइजेशन और दूसरा रीडिनोमिनेशन। रीडिनोमिनेशन का कंसेप्ट भी मैंने आपको पूरी तरह बता दिया है। ठीक है।
तो आज की वीडियो इतनी ही। प्लीज चैनल को, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जितना हो सके हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे भी इतने अच्छी अच्छी और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पे आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू सो मच।